देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है इसमें। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग का एमएल कमीशन जो है वो कंप्लीट हो गया था, उसको ना तुम लोग ठीक से रेडी करो, उसका टेस्ट लेंगे ठीक है इसके बाद। तो आज हम लोग देखो ब्रांच स्टार्ट करेंगे, ठीक है ब्रांच। अच्छा तो ब्रांच का देखो यहाँ पर देखो, ब्रांच का मतलब क्या है। ब्रांच का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई बिजनेस काफी ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो अपना ब्रांचेस जो है अलग अलग जगह पे ओपन कर सकता है। मान लो पर्टिकुलरली किसी जगह से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद वो अलग अलग जगह पे अपने ब्रांचेस को ओपन कर सकता है। जैसे कि अगर देखोगे कि बैंक के केस में हम स्टेट बैंक का एग्जांपल देते हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा ब्रांचेस वगैरह है, उसमें फॉरेन ब्रांच सभी मिल जाएगा इसीलिए। तो देखो जैसे कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बना जब था, ठीक है, तो इसका हेड ऑफिस मतलब मेनली पहले जहां एस्टेब्लिश हुआ था, यानी जो इसका हेड ऑफिस था, अभी भी है, ठीक है, हेड ऑफिस था मुंबई, ठीक है, मुंबई में है हेड ऑफिस, ठीक है। और बाकी इसका काफी सारा ब्रांचेस है, ठीक है। जैसे ही बैंक अपना बिजनेस स्प्रेड करता गया, इसने काफी सारे जो है ब्रांचेस ओपन किए। तो मैं मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है, एसबीआई का अभी कितना सारा ब्रांचेस है पता है। एसबीआई जो है इंडिया का सबसे मतलब लार्जेस्ट बैंक है, और मुझे जितना याद आ रहा है, अगर ज्यादा गलत ना हो तो 22,405, ठीक है, 22,405 ब्रांचेस है इसका, ठीक है, मुझे जितना लग रहा है। बाकी थोड़ा कम बेसी हो सकता है, ठीक है, तुम लोग जो है गूगल करके देख सकते हो। 22,405 जो है इसके ब्रांचेस है। अच्छा, और इसके ना 29 फॉरेन कंट्रीज में भी ऑपरेट होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली 235 ऑफिस है 29 फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, और इसका 235 ऑफिसेस है, ऑफिसेस है 29 फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर भी ये बैंक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ब्रांच जो है इंडिया के बाहर भी है, जिसको हम लोग ओवरसीज ब्रांच बोल सकते हैं। ओवरसीज मतलब जो है डोमेस्टिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसके फॉरेन ब्रांचेस भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, मैंने डेटा जो है गूगल करके लिया है, बाकी तुम लोग भी देख सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ, विकिपीडिया में जाके देख सकते हो एग्जैक्ट क्या होगा। तो जो भी हो, तो एसबीआई का जो है हेड ऑफिस मुंबई में था। जैसे ही काम बढ़ने लगा, इन्होंने अपना काफी सारा ब्रांचेस ओपन किया। जैसे देखो हमारे वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कितने सारे ब्रांचेस है, अलग अलग स्टेट में है, उड़ीसा में होगा, राजस्थान में होगा, हर एक जगह पे इसका जो है अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है। अब देखो हमें क्या पढ़ना है कि ये जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, ठीक है, ये जो अलग अलग जगह पे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच, ठीक है। जैसे दिल्ली कोलकाता ये हो गया ब्रांच, इसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। और अगर मान लो इंडिया के बाहर, जैसे मान लो दुबई में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दुबई में है, मान लो काठमांडू में है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, क्योंकि इंडिया के बाहर है, अगर ये सब जगह पे होता है ब्रांच, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ब्रांच, ठीक है। अब ये सिर्फ एसबीआई का बात नहीं है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपने देश के अंदर ब्रांच है तो उसे हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं, और अगर देश के बाहर है तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन ब्रांच, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है, देखो इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि मतलब कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे करती होगी, ठीक है। मतलब एसबीआई का जो इतने सारे जगह पे ब्रांचेस है, इसका अकाउंटिंग वो कैसे करती होगी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो जैसे मान लो एसबीआई का ही बात हो रहा था, तो एसबीआई जो है, मान लो एसबीआई का जो भी ब्रांच है वहां पर देखो अलग अलग हमारा काम होता होगा। जैसे मान लो एक लोन डिपार्टमेंट होगा, अगर बैंक के अंदर जाओगे, कोई भी बैंक, एसबीआई का बात नहीं है, उनका काम जो है उसके हिसाब से उनका डिपार्टमेंट भी होता है। जैसे मान लो लोन लेने के लिए बोलेगा उस डिपार्टमेंट में जाओ,
डिपॉजिट करना है बोलेगा जाओ उस काउंटर में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक है। विथड्रॉल करना है तो अलग जो है वहां पर काउंटर रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग काउंटर रहता है। ये जो अलग अलग कामों को डिवाइड किया गया है ना पार्ट पार्ट में, जैसे लोन लेना है तो किसी एक सेक्शन में जाओ, पैसे डिपॉजिट करना है अलग सेक्शन में जाओ, विथड्रॉल करना है अलग सेक्शन में जाओ। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना हुआ डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना हुआ डिपार्टमेंट। जैसे अगर हम लोग जो है मतलब मॉल्स वगैरह में जाते हो तो देखोगे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है। फूड काउंटर अलग है, कपड़े का अलग है, कपड़े में भी लेडीज जेंट्स जो है बच्चों का, ठीक है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये डिपार्टमेंट कैसे मैनेज होगा ये हमें नहीं पढ़ना है, कि लोन डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है उसका अकाउंटिंग कैसे करे, डिपॉजिट डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करे, वो नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि एसबीआई अपने ब्रांचेस को, मतलब ये ब्रांच मान लो है कोलकाता का, ठीक है, कोलकाता में कहीं पर होगा, कोलकाता में भी काफी सारे जगह पे है, ठीक है। तो कोलकाता में जहां पर ये ब्रांच है वहां पर ये ब्रांच का काम कैसे हो रहा होगा उसका हमें अकाउंटिंग जो है फाइंड आउट करना है। ब्रांच के अंदर अलग अलग जो एक्टिविटी हो रहा है उसका अकाउंटिंग नहीं करना है, ऑल ब्रांचेस का अकाउंटिंग करना है। क्यों करना होता है, क्योंकि ओवरऑल जो है डेटा हेड ऑफिस को ही जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लो कि कोई भी कंपनी, यहाँ मैंने बैंक का एग्जांपल लिया, दूसरा कोई भी कंपनी हो, जैसे ये तो वैसे भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ये वाला बैंक जो है, ठीक है। तो अगर कोई अपना शेयर खरीदेगा कोई ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन का मान लो बहुत सारा ब्रांचेस है, तो क्या अलग अलग ब्रांचेस का रिपोर्ट और डेटा पढ़ने के बाद वो इन्वेस्ट करेगा? वैसा तो पॉसिबल नहीं। अगर किसी का इतना इतना ब्रांचेस है तो क्या हर एक ब्रांचेस का जो है रिपोर्ट कलेक्ट करके पढ़ के समझ के फिर इन्वेस्ट करना, ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। लोग इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर देंगे या शेयर खरीदना बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल सारे डेटा को जो है कंबाइन करके हेड ऑफिस में, मतलब हेड ऑफिस को दिया जाता है, हेड ऑफिस जो है उसको प्रोसेस करके एक ही जगह पे दिखाती है, ठीक है। वो भी कैसे होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पूरा कंबाइन करके एक ही जगह पे दिखाती है। तो एसबीआई का अगर इतना सारा ब्रांचेस है तो इतना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता है, एक ही बनता है जहां पर सभी का डिटेल्स को पंच करके एक साथ दिखाया जाता है कि ये ओवरऑल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही देखना है कि ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होगा। अब ब्रांच देखो दो तरीके का होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। ब्रांच भी जो है ना, हम लोग ब्रांच का जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ब्रांच दो तरीके का होता है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या है देखो। इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग गलत लिख दिया। देखो, डिपेंडेंट का मतलब जो छोटा है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर छोटे थे जब, ठीक है, जैसे तब तो हम लोग हर बात पे पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं ना। एक रास्ता भी क्रॉस करना है तो किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट जब स्मॉल है ब्रांच तो वो डिपेंड है। फिर डिपेंड किसके ऊपर है, किसके ऊपर डिपेंड होगा, ऑब्वियसली उसके हेड ऑफिस के ऊपर, क्योंकि ब्रांच आया कहाँ से है। जैसे हम लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वैसे ही हेड ऑफिस से ब्रांच बन रहा है। तो इसका मतलब ब्रांच डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, अगर वो छोटा है तो फिर वो डिपेंड करेगा हेड ऑफिस पे, ठीक है। और जो ब्रांच इंडिपेंडेंट है, मतलब सोच लो कि तुम लोग थोड़े बड़े हो गए, अब रास्ता वास्ता सभी खुद क्रॉस कर लेते हो, यानी ये हो गया बिग साइज ब्रांच, ठीक है। तो जो ब्रांच हम लोग का बिग साइज का है उसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट। जैसे बड़े हो जाओगे तो हर बात पे तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा ना। तो देखो, जो छोटा ब्रांच है वो क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि वो इतना छोटा है उसको ज्यादा काम का लोड नहीं दिया जाता है। जैसे अगर देखोगे ना, जो मतलब शहर में जो, या फिर मतलब बड़े बड़े शहर में या टाउन में जैसे बैंक में काम होता है, गांव में, विलेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विलेज में हर चीज के लिए, मतलब अगर बहुत छोटा विलेज हो लेकिन वहां पर जो है, एक सेकंड, गुड मॉर्निंग गोपाल।
अच्छा अब देखो, तो क्या होता है कि जो स्मॉल साइज जो हम बोल रहे थे कि अगर देखोगे ना गांव में क्या होता है, बैंक का एक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो लोन डिपार्टमेंट अलग, डिपॉजिट विथड्रॉल इतना नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होता है। एक दो को रख लिया जाता है, एक दो डिपार्टमेंट होता है जहां पर जाने से बोलने से सारा काम हो ही जाता है। क्यों क्यों क्योंकि वहां पर इतना काम नहीं है कि काम को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो स्मॉल साइज ब्रांचेस होता है, ठीक है, वो डिपेंड क्या होता है, वो पूरा पूरा हेड ऑफिस पे डिपेंड होता है। जैसे देखो कैसे होता है, हेड ऑफिस क्या करता है, नॉर्मली यहाँ पर तुम लोग को सर्विस का बात नहीं होगा, बैंक का बात नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्मली तुम लोग को ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि हेड ऑफिस स्टॉक अपने ब्रांच को भेज रहा है, फिर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो स्मॉल साइज है, हेड ऑफिस उसको क्या करेगा, गुड्स ट्रांसफर करेगा कि तुम ये स्टॉक बेचो, ठीक है। जो ब्रांच है उसका काम क्या होगा, बस सेल करना, सेल करके कैश को कलेक्ट कर लेना, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उस पैसे को जो है ट्रांसफर कर देना फिर से हेड ऑफिस में, ठीक है। मतलब ये छोटे से ब्रांच को ज्यादा हेडेक नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखो अगर किसी जगह पे मेरे बिजनेस का एक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं है तो हम डिपार्टमेंट बना के क्या करें, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में मुझे अलग अलग लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा उतना इनकम ही नहीं है कोई एक ब्रांच से, तो हम उतना खर्चा क्यों करें, हम एक ही पर्सन को रखेंगे जो सारा काम करेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस अपना स्टॉक जो है सेल करने के लिए दे देगा ब्रांच को, और ब्रांच को क्या करना है, सेल करके जो पैसा मिलेगा वो हेड ऑफिस को रिटर्न करना है। बाकी सारे इसके अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस। इसको कोई भी अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना है, इसको बस सेल करके दिखाना है और कुछ नहीं। और जो हम लोग का इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसमें कैसे होता है, उसमें हेड ऑफिस क्या है, हेड ऑफिस बोलेगा कि जो भी एक्टिविटी किए हो उसका फाइनल रिजल्ट मुझे दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ब्रांच होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, वो अपना अकाउंटिंग खुद से करता है, और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिग साइज ब्रांच है, इसमें काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं। अब देखो अगर काफी सारा एक्टिविटी होता है तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट बना के, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज काम करने से हम लोग का काम इजी होता है, मैनेजेबल होता है। तो डिपार्टमेंट वाइज काम करके जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, यानी इस ब्रांच का, मान लो कोई एक ब्रांच बिग ब्रांच है तो फिर वो अपना सारा काम खुद से करेगा, स्टॉक खरीदना, स्टॉक बेचना, अपना अकाउंट खुद मेंटेन करेगा, और ओवरऑल ईयर एंड में अपना रिजल्ट जो है ब्रांच को, सॉरी, हेड ऑफिस को भेज देगा कि देखो मैंने ये करके दिखाया, ठीक है। मतलब ये जो है ये बड़ा साइज का एक्टिविटी करता है, इसलिए इंडिपेंडेंट है ये। इसका यहाँ पर इतना ज्यादा एक्टिविटी होता है कि अगर हम लोग एक अकाउंटेंट रख ले, एक सेल्समैन रख ले काम करने के लिए, तो कोई लॉस नहीं है। क्यों, क्योंकि अच्छा खासा काम होता है। अगर अच्छा काम होता है तो फिर हम लोग जो है, अगर बिग अमाउंट में काम होता है तो हम लोग क्यों ना अलग अलग लोगों को रख के मैनेजेबल काम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम सेल होता है किसी जगह पे तो क्या फायदा है, तो फिर मुझे कोई चीज के लिए जो है अलग अलग रख के फायदा नहीं है, ठीक है। छोटा बिजनेस है तो फिर खुद ही को सब कर लेना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर डिपेंडेंट स्मॉल साइज ब्रांच और इंडिपेंडेंट बिग साइज ब्रांच का हम लोगों ने मतलब समझा। अब इसी बेसिस पे ब्रांच अकाउंटिंग को देखो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पर लिखो द फॉलोइंग सिचुएशन arises in case of branch accounting। पहला, when branch do not maintain, when branch do not maintain its own books of account। तो अभी अभी मैंने बताया, देखो कौन सा ब्रांच जो है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा, जो छोटा ब्रांच होगा वो सिर्फ सेल करेगा और सेल का पैसा दे देगा। उसका सारा डिटेल्स यानी उसका अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, उसका हेड ऑफिस, ठीक है। जैसे मैंने बोला जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारा हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेरेंट्स के ऊपर रहता है, तो वही हमारे सारे डिटेल्स जो है उन्हीं को पता होता है, ठीक है।
जैसे कि कब क्लास है कब नहीं है उन्हीं को पता होता है, वही हमें स्कूल भेजते हैं तो हम लोग जाते हैं, नहीं भेजेंगे तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़े होने के बाद तो देखो अभी तुम लोग जो क्लास करो थोड़ी ना घर पे कोई बोलेगा कि भाई पढ़ो, टाइम हो गया। आप देखो तुम लोग इतने केपेबल हो कि तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, खुद का क्लास खुद टाइम पे उठ के अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाई भी करना पड़ेगा। लेकिन बचपन में क्या होता है, हमें बोला जाता है कि हाँ पढ़ लो, ठीक है। अभी थोड़ी ना कोई बोलेगा। तो देखो वही चीज है यहाँ पर, ये जो ब्रांच है ये डू नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखेंगे, तो फिर मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस डज द अकाउंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, क्योंकि किसी को तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इस ब्रांच में जो एक्टिविटी हो रहा है वो प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है, सही चल रहा है बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, व्हेन ब्रांच मेंटेन इट्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है अलग से मेंटेन करने के लिए केपेबल है, तो अगर खुद मेंटेन कर रहा है अलग से तो वो बन गया इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच अगर बन जाता है तो हेड ऑफिस का फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो देखो हेड ऑफिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हेड ऑफिस इज ओनली कंसर्न्ड विथ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ब्रांच, ठीक है। ब्रांच का फाइनल रिजल्ट क्या है बस उसी से कंसर्न होता है, उसको अकाउंट बनाने का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस अकाउंट नहीं बनाएगा, ब्रांच अपना खुद का अकाउंट खुद ही बना लेगा, हेड ऑफिस बस उसे देख लेगा, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या होगा, व्हेन द ब्रांच इज अ फॉरेन ब्रांच, अगर ब्रांच मेरा जो है फॉरेन ब्रांच है मतलब इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो अगर कोई इंडिया के बाहर का ब्रांच है तो वो डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, बोल सकते हो। अगर इंडिया के बाहर कोई ब्रांच है तो क्या लगता है वो इंडिपेंडेंट पैटर्न का होगा कि डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा, क्यों इंडिपेंडेंट होगा बोल सकते हो, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट इसीलिए होगा क्योंकि देखो डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस के हिसाब से हम लोग बोलते हैं ना डिपेंडेंट की खुद का अकाउंट खुद नहीं बना सकता है। अगर कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है, क्या उसका अकाउंट्स मेंटेन करना यहाँ बैठ के इंडिया में उतना इजीली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो सबसे पहला बात है कि डिपेंडेंट ब्रांच ना खुद से जो है स्टॉक भी नहीं खरीदता है, उसको हेड ऑफिस देता है तो वो बेचता है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या हम लोग फॉरेन में स्टॉक यहाँ से भेजेंगे तो हमारे लिए हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, तो ये काफी डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो अगर देश के बाहर कोई ब्रांच ओपन किया है तो उस ब्रांच के पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए वो खुद ब खुद कुछ कर सकता है। जैसे मान लो तुम लोग घर के बाहर रह के जो लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम लोग इतना कैपेबल हो कि खुद का ध्यान खुद रख सकते हो, तभी तुम लोग को घर से परमिशन मिला है, ठीक है। कोई पीजी में रहो, हॉस्टल में रहो, कैसे भी रहो, ठीक है, रेंट में रहो, कैसे भी। तो मतलब अब देखो तुम लोग खुद का काम खुद कर सकोगे तभी तुम लोग को भेजा गया है, अगर नहीं कर पाते तो नहीं भेजा जाता। मतलब इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा तुम लोग को तभी पॉसिबल है। वैसे ही अगर हम लोग किसी ब्रांच को बाहर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देश के बाहर ओपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ब्रांच को मुझे इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो खुद का काम खुद कर सके, ठीक है। तो अगर देश के बाहर कोई ब्रांच है तो वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच अगर हो जाता है तो उसमें जो है इसको काम करने में प्रॉब्लम होगा। डिपेंड अब तुम लोग अगर यहाँ बैठ के मान लो तुम लोग कोलकाता में जो लोग, अब अगर तुम लोग को मान लो खाना खाना है तो क्या घर पे फोन करके बोलोगे कि मुझे भूख लगा है खाना खाना है, खुद को ही तो अरेंज करना पड़ेगा। कैसे भी होता है, ठीक है, आप पीजी में रहते हो पीजी में मिलता है, टिफिन सर्विस होता है हॉस्टल में मिलता है, जो भी मिलता है, लेकिन खुद को ही ना सोचना पड़ेगा क्या करना है, पेरेंट्स थोड़ी ना आके कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, अगर फॉरेन में ब्रांच ओपन करना है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच ही चाहिए हमें, ठीक है। तो हेड ऑफिस इज कंसर्न विथ
conversion of the results of such comma into domestic currency and then combining such result with the result of head office. तो देखो क्या लिखा है मैंने, हेड ऑफिस इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच यानी इस तरीके के ब्रांच का जो भी रिजल्ट का मतलब वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, जितने तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो सारे चीजों को जो है वो सारी चीजों को उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू डोमेस्टिक करेंसी। क्यों? क्योंकि मान लो देश के बाहर बन रहा है, जैसे मान लो अगर नेपाल में है तो नेपाल का करेंसी अलग है, बांग्लादेश है तो उसका करेंसी अलग है, ठीक है, कहीं और होगा तो उसका करेंसी अलग होगा, कहीं डॉलर होता है, कहीं कुछ और होता है, ठीक है, तो उस करेंसी तो इस करेंसी का जो मतलब देखो ये हमारा क्या है, देश के बाहर ब्रांच है, ठीक है, लेकिन देश के अंदर ही तो हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस को क्या करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अपने सारे ब्रांचेस का एट द एंड ऑफ द ईयर एक ही जगह पे दिखाना है। तो अगर दिखाना है तो ये जो फॉरेन ब्रांच अपना रिपोर्ट भेजता है वो फॉरेन करेंसी में भेजता है, हेड ऑफिस का काम क्या होगा, उस फॉरेन करेंसी में बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डोमेस्टिक करेंसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड देन कंबाइनिंग सच रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ हेड ऑफिस, फिर हेड ऑफिस का जो रिजल्ट है उसके साथ उसको कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब क्या है, फॉरेन में जो ब्रांच है वो अपना जो रिजल्ट भेजता है वो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में ही भेजता होगा क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करता है, तो फॉरेन करेंसी में उसका सारा चीज बना हुआ होगा। अब वो ट्रांसफर करेगा हेड ऑफिस को तो उसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा कि ये सिचुएशन है। अब हेड ऑफिस को क्या करना है, वो सारे करेंसीज को ट्रांसफर करना है इंडियन करेंसी में। कैसे होगा ये हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ब्रांच में, ठीक है, सारे करेंसीज को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करेगा, फिर उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होगा उसको अपने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करेगा ताकि वो लोगों के सामने उसे प्रेजेंट कर सके, लोगों के सामने यानी मान लो शेयर होल्डर है उनके सामने, इन्वेस्टर है उनके सामने, ठीक है, तो इस तरीके के तीन ब्रांच के अकाउंटिंग हमें पढ़ने पड़ेंगे, एक हो जाएगा डिपेंडेंट, एक हो जाएगा इंडिपेंडेंट और एक हो जाएगा फॉरेन इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम लोग आज स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे ये वाला डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच में कैसे करके अकाउंटिंग होगा देखो, when branch does not maintain its own books of accounts, ब्रांच जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले बोला ना हम लोग ये वाला पढ़ेंगे उसके बाद ये, उसके बाद ये फॉरेन वाला पढ़ेंगे, एकदम लास्ट में फॉरेन वाला होगा। अच्छा अब देखो, इन दैट केस, इन दैट केस accounting of such branch is maintained by head office and head office can do the branch accounting by the following टू मेथड्स, ठीक है, अब इसमें दो मेथड्स इन्वॉल्व है, मतलब ये जो हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट ब्रांच जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें दो मेथड्स इन्वॉल्व होगा, दोनों मेथड को हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे करके डिपेंडेंट ब्रांच अपना अकाउंटिंग करता है। क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आता है? हाँ दोनों मेथड से ही आंसर सेम आएगा लेकिन दोनों का अपना अपना करने का तरीका होता है। अच्छा अब देखो इसमें लिखेंगे मेथड वन, स्टॉक एंड डेटर मेथड।
मेथड 2 डेटर मेथड। मेथड 2 हो जाएगा डेटर मेथड। अच्छा, आज हम लोग पहले स्टॉक एंड डेटर मेथड को स्टार्ट करेंगे। तो मेथड 1 हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे हेड ऑफिस विल मेंटेन ऑल लेजर अकाउंट ऑफ ब्रांच इन इट्स बुक्स। तो हेड ऑफिस क्या करता है, अपने पास अपने ब्रांच का सारे लेजर को मेंटेन करता है। वो तो करेगा ही, क्योंकि देखो पहले ही मैंने बोला है कि डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हो जाता है जो अपना अकाउंटिंग खुद नहीं कर सकता है, तो उसका अकाउंटिंग कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। तो हेड ऑफिस ब्रांच के सारे लेजर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करता है। द फॉलोइंग लेजर्स account will be maintained by हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या क्या लेजर मेंटेन करता है, पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टोटल 7 लेजर मेंटेन होगा, ठीक है। सेकेंड, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। थर्ड, ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट। फोर्थ, ब्रांच कैश अकाउंट। फिफ्थ, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्स्थ, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और सेवेंथ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सब अकाउंट मेंटेन होगा। नॉर्मली 7 अकाउंट्स मेंटेन होता है मेथड 1 में। ब्रांच का स्टॉक, देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, मतलब हेड ऑफिस इसमें ये कैलकुलेशन रखेगा कि ब्रांच को कितना स्टॉक उसने दिया, ब्रांच ने कुछ रिटर्न दिया कि नहीं, कितना सेल किया, ब्रांच के लिए क्या एक्सपेंस हुआ, ब्रांच का डेटर कितना है, ब्रांच का कैश कितना है, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है। और ब्रांच एडजस्टमेंट कब बनता है, अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस में जो है हेड ऑफिस ब्रांच को स्टॉक भेजता है। अब इनवॉइस प्राइस क्या है हम बताएंगे, जब हम लोग ये वाला प्रिपेयर करेंगे ना हम तभी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मेथड 2 को एक बार लिख ही लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। डेटर मेथड में क्या होता है फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेथड 2 डेटर मेथड, इन दोनों में फर्क क्या है, एक बार लिखने से क्या होगा साथ ही साथ करने में ठीक रहेगा। डेटर मेथड, डेटर मेथड में पहले क्या है, हेड ऑफिस मेंटेन ओनली ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स। देखो यहाँ पर 7 अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, ब्रांच अकाउंट। जो अकाउंट यहाँ मेंटेन नहीं होता, यहाँ कोई ब्रांच अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको भी लिखवा रहे हैं, वैसे तो पढ़ाएंगे आज यही वाला, लेकिन इसको इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि दोनों को कंपेयर करके बोलेंगे तो याद रहेगा। यहाँ पर 7 लेजर्स मेंटेन होगा अगर इनवॉइस प्राइस वाला है, अदरवाइज 6 लेजर्स मेंटेन होगा। ये ब्रांच एडजस्टमेंट वाला तभी होता है अगर इनवॉइस प्राइस में स्टॉक को ट्रांसफर किया जाता है, और यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। तो यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेन होता है उसका नाम है ब्रांच अकाउंट, ठीक है। फिर सेकंड लिखेंगे नो अदर अकाउंट फॉर ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस।
देखो, और कोई अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन नहीं करता है, ओनली एंड ओनली ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेगा, तो डेटर मेथड बन जाता है। ठीक है, फिर दिस ब्रांच अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक डेटर अकाउंट, दैट इज एज ए पर्सनल अकाउंट। डेटर अकाउंट बनता है, ये देखो नाम है डेटर मेथड। ये ब्रांच अकाउंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, डेटर अकाउंट की तरह। डेटर अकाउंट में हम लोग नॉर्मली क्या इंफॉर्मेशन लिखते हैं, डेटर से कितना मिलने वाला है, डेटर को कितने का उधार में सेल किया है, अभी डेटर से पेमेंट मिलने के बाद और कितना मिलने वाला है, डेटर को कितना डिस्काउंट दिया था, डेटर का कितना बैड डिप्ट हुआ, ये सारे डिटेल्स डेटर अकाउंट में रहते हैं। ब्रांच अकाउंट जस्ट लाइक दैट बनेगा, और इसको भी क्योंकि डेटर अकाउंट हम लोग का एक पर्सनल अकाउंट है, सेम तरीके से ब्रांच अकाउंट को भी पर्सनल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे ओनली ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच will be recorded in this account, that is branch account। ठीक है, यहां पर देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर क्या क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, देखो मैंने यहां पर दिखा दिया, ऐसे करके लाइन कर दिया है। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है सिर्फ वही ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन जब करोगे तभी पता चलेगा कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। हम पूछेंगे तुम लोगों से कि बताओ कि ये ट्रांजैक्शन आएगा कि नहीं आएगा, जब हम लोग ये वाला मेथड करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा मेथड आज पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये मेथड 1 पढ़ने वाले हैं, स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, लिखो अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड accounting will be done under 2 types। अब इसमें भी 2 तरीके का अकाउंटिंग होगा। देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, देखो हम लोग का ब्रांच का अकाउंटिंग 3 तरीके से होगा, जिसमें डिपेंडेंट ब्रांच का 2 तरीके से होगा। ठीक है, इसमें अगर जगह है तो तुम लोग लिख सकते हो, डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग 2 तरीके से होगा। एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, मतलब इसका समरी बन जाएगा, एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, एक हो जाएगा डेटर मेथड। ठीक है, और जो स्टॉक एंड डेटर मेथड है उसमें 2 तरीके से हमें कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, कॉस्ट प्राइस मेथड में और इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड में, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग स्टॉक डेटर मेथड, जिसमें कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस, वही हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं। देखो अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड अकाउंटिंग विल बी डन अंडर 2 टाइप्स। ठीक है, पहला हो जाएगा व्हेन गुड्स आर sent by head office to branch at cost price। Next, when goods are sent by head office to branch at invoice प्राइस। ठीक है, जब इनवॉइस प्राइस में भेजा जाता है या फिर कॉस्ट प्राइस में भेजा जाता है। अब हम समझाते हैं कि कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस क्या है। देखो देखो हेड ऑफिस मान लो अपना स्टॉक किसको दे रहा है, अपना स्टॉक पहले क्या करेगा, हेड ऑफिस स्टॉक को परचेस करेगा खुद। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे डिपेंडेंट ब्रांच, खुद परचेस करेगा। परचेस करने से इसका क्या होगा, एक कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, मतलब जिसको तुम लोग बोलते हो कॉस्ट। ठीक है, अगर स्टॉक परचेस करता है तो क्या होगा,
कैश आउटफ्लो होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट इनकट होगा, ठीक है, कैश आउटफ्लो होगा, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसको कॉस्ट इनकट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो क्या करेगा, स्टॉक को खरीदने के बाद क्या करेगा, नेक्स्ट जो है ट्रांसफर करेगा ब्रांच को। कौन से ब्रांच को, ऐसे ब्रांच को जो डिपेंड है इसके ऊपर कि भाई हेड ऑफिस से स्टॉक आएगा तो ही हम बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इसी तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, तुमको बस बेचना है, हम पूरा चीज जो है स्टॉक वगैरह जो भी है हम भेजेंगे, अकाउंट्स भी हम मेंटेन करेंगे, तुम सिर्फ बैठ के बेचो, ठीक है। इस ब्रांच को ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है। अब हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को जो स्टॉक भेज रहा है वो कितने में भेज रहा है, मान लो स्टॉक 100 रुपीज में ही भेज रहा है, और जो खरीदा था उसने वो भी 100 रुपीज का ही स्टॉक खरीदा था। जब 100 रुपीज में स्टॉक खरीद के 100 रुपीज में ही ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर हुआ। अगर 100 का स्टॉक 100 में ही ट्रांसफर हो जाता है, 100 का स्टॉक 100 में ही ट्रांसफर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर करना। क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, हाँ होता है। देखो क्या होता है, हेड ऑफिस ने क्या किया, स्टॉक परचेस किया, ठीक है, हेड ऑफिस ने 100 रुपए से क्या किया, स्टॉक को परचेस कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ट्रांसफर करना है, किसको, ब्रांच को, ठीक है, परचेस करने के बाद ब्रांच को ट्रांसफर करना है, लेकिन 100 में ट्रांसफर नहीं किया, कर दिया 110 पे ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों, देखो ऐसा करने का रीजन जो है वो ये होता है, अब हेड ऑफिस क्या करता है ना, ब्रांच को इंस्ट्रक्शन देता है, क्या कैसा इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको ना कम से कम 120 में सेल करने का कोशिश करो, ठीक है, ऐसा बोल सकता है। तो ब्रांच को क्या लगेगा कि देखो, ब्रांच बोलेगा मेरा प्रोडक्ट का प्राइस ही तो 110 है, क्योंकि हेड ऑफिस तो मुझे बोल रहा है कि उन्होंने ये 110 में खरीदा, मुझे 120 में बेचने के लिए बोल रहा है कि कोशिश करो 120 में बेच देने का, ठीक है। तो अब मान लो ब्रांच के दिमाग में क्या चलेगा, हम 110 के नीचे तो नहीं बेचेंगे, नहीं तो लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 110 तो इनका कॉस्ट ही पड़ गया है। तो फिर ब्रांच क्या कोशिश करेगा, हम कम से कम 112, 115, 118, 120 हो पाए तो बहुत ही अच्छा, उससे ज्यादा हो पाए तो फिर भी अच्छा है, लेकिन हम 110 के नीचे तो नहीं बेचेंगे। तो ब्रांच सोचेगा कि मुझे अगर बोला है कि कोशिश करो 120 तक बेचने का, तो ब्रांच सोचेगा 110 का चीज है तो कम से कम 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे में कुछ भी अगर हम बेच पाए तो मेरे हेड ऑफिस के लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्रांच को क्या होगा ना, ब्रांच जो है अपना जो एफर्ट लगाएगा उससे हेड ऑफिस का अच्छा प्रॉफिट होगा। क्यों, अगर ब्रांच इसको 112 में भी बेच देता है, मान लो ब्रांच ने इसको 112 में बेच दिया, तो ब्रांच को तो लगेगा प्रॉफिट कितना है, ब्रांच को लगेगा प्रॉफिट है 2 रुपीज, ठीक है, प्रॉफिट है 2 रुपीज, 110 का चीज 112 में, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है 112 में बेच दिया 100 रुपीज, यानी 12 रुपीज का, ठीक है। हेड ऑफिस को पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट होगा 12 रुपीज, लेकिन ब्रांच को लगेगा कि प्रॉफिट कितना होगा 2 रुपीज। अब ये क्या है, इससे क्या होता है ना, हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ने का चांसेस होता है, कि अगर हम लोग ब्रांच को रियल प्राइस बता देंगे तो ब्रांच उतना एफर्ट नहीं लगाएगा। अगर हम बोलेंगे 100 का है तो ब्रांच बोलेगा हम इतना ज्यादा एफर्ट क्यों लगाए, 120 में बेचने का, हम 100 से ऊपर बेचेंगे तो भी तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए कभी कभी हेड ऑफिस अपना कॉस्ट को रिवील नहीं करना चाहता है ब्रांच के सामने, ठीक है, अपने कॉस्ट को रिवील नहीं करना चाहता है ब्रांच के सामने, ताकि ब्रांच मैनेजर जो है या फिर ब्रांच में जो एक्टिविटी हो रहा है वो अपना एफर्ट लेवल जो है अच्छा खासा रखे, ठीक है, एफर्ट लेवल जो है वो अपना उस हिसाब से रखे, प्राइस के हिसाब से। अगर उनको पता चल जाएगा ना कि ये 100 का चीज है तो वो अपना एफर्ट उस हिसाब से लगाएंगे, लेकिन अगर 110 है तो एफर्ट उस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि इनवॉइस प्राइस में हेड ऑफिस अपना स्टॉक जो है ब्रांच को भेजता है, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस में भी सेंड कर सकता है, कॉस्ट प्राइस में भी, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन कॉस्ट प्राइस में करने से क्या होता है कि ब्रांच को सारे चीज का रियलिटी पता होता है, इनवॉइस प्राइस में भेजने से क्या होता है, ब्रांच को एक्चुअली जो कॉस्ट है वो नहीं पता चलता है, तो वो जो एफर्ट लगाता है उसमें हेड ऑफिस का एक्सेस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस अगर चाहता था कि इसमें 12 प्रॉफिट, अगर वो 100 का चीज बोलता है कि ये 100 का है बेचो 120 में, तो शायद ब्रांच उतना एफर्ट ना
लगा था, लेकिन 110 बोला है तो उसको उसके ऊपर ही एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, कि 110 तो कॉस्टिंग ही है, तो मुझे इससे ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हेड ऑफिस का प्रॉफिट जो है एक्सेस हो सकता है। इसको ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लगा के भेजा गया है ना, ये जो 100 + 10 करके भेजा गया है, ये 10 को हम लोग बोलते हैं लोडिंग अकाउंट्स के लैंग्वेज में। इस पे लोड लगा दिया गया है, लोड, ठीक है, लोडिंग, या फिर हम लोग इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कैसा प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट जैसे कि तुम लोग देखे होंगे, हम लोगों ने जब एएस पढ़ा था वहां पर ये टर्म यूज किया था, ठीक है, एएस में हम लोगों ने ये टर्म यूज किया था, इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस रियल में थोड़ी ना ब्रांच को सेल कर रहा है, वो झूठ मूठ का प्रॉफिट लगा रहा है, बिकॉज उसका कुछ रीजंस है, ठीक है, कि ये प्रॉफिट थोड़ी ना वो कमा रहा है। हेड ऑफिस ब्रांच को 100 का चीज 110 में बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग लोडिंग या अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट, इसको रियलाइज प्रॉफिट नहीं बोलते। रियलाइज प्रॉफिट कौन सा है, जैसे कि ब्रांच ने 110 का चीज 112 में बेच दिया, तो 2 रुपए ब्रांच के तरफ से देखो तो रियलाइज प्रॉफिट, और हेड ऑफिस के तरफ से देखे तो 12 रुपए रियलाइज प्रॉफिट हुआ। रियलाइज मतलब जो बेच के हमें मिला, अनरियलाइज्ड का मतलब देखो ये झूठ मूठ वाला प्रॉफिट है ना, लोडिंग वाला प्रॉफिट, ये तो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये थोड़ी ना रियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस पे जैसे तुम लोग कॉस्ट बुक कीपिंग में देख रहे हो कि हम लोग का जर्नल एंट्री का थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है, यहाँ भी सेम तरीके से हमें थोड़ा अलग कंसेप्ट में जर्नल एंट्री देखना पड़ेगा। तो ये देखो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये दोनों मेथड से ही हम लोग जर्नल एंट्री सीख लेंगे, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। तो तुम लोग को क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। एक हो जाएगा ट्रांजैक्शन का कॉलम, कॉलम थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। एक हो जाएगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में कम से कम एक मतलब एक एक लाइन लिखने का जगह रखने से ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से एंट्री क्या होगा, और यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से एंट्री कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन लिखते हैं, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अच्छा, कितना पेज रखना है, तो देखो मेरे हिसाब से मुझे चाहिए ऐसे 2 पेज पूरे ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए। तो हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बता देते हैं कितना सारा हम लिखवाने वाले हैं, लगभग 11 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर उसके नीचे कुछ नोट्स लिखेंगे, 11 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, उतना जगह तुम लोग को रखना है, और नीचे कुछ नोट्स होगा। तो मेरे लिए 2 पेज काफी है, तुम लोग भी उस हिसाब से रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम समझाने के लिए एक जो है डायग्राम बनाते हैं। देखो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अपने बुक्स में अगर उसका कोई डिपेंडेंट ब्रांच है तो 2 अकाउंट ओपन करता है, एक खुद का और एक डिपेंडेंट ब्रांच का, ठीक है, एक डिपेंडेंट ब्रांच का। क्योंकि अभी अभी तो हम लोगों ने इतने देर से यही पढ़ा ना कि डिपेंडेंट ब्रांच वही है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस बनाता है, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं मिडिल से स्प्लिट, ऐसे, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब ओन मतलब खुद का, खुद का हेड ऑफिस क्या क्या बनाता होगा, तो हेड ऑफिस खुद का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा, ठीक है। हेड ऑफिस खुद का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। अगर खुद का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है और उसका कोई डिपेंडेंट ब्रांच है तो वो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, तो उसका नाम क्या देता है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, हेड ऑफिस खुद के लिए और क्या बनाता होगा, पीएल बनाता होगा, तो ब्रांच के लिए भी बनाता होगा, तो उसका नाम देता होगा ब्रांच पीएल। मतलब खुद के पास उसका ये सारे लेजर्स बनता होगा। ट्रेडिंग, खुद का ट्रेडिंग को ट्रेडिंग बोलता है, ब्रांच के ट्रेडिंग को ब्रांच ट्रेडिंग, खुद के पीएल को पीएल, ब्रांच के पीएल को ब्रांच पीएल बोलता होगा। फिर यहाँ पर कैश अकाउंट बनाता होगा अपना, सेम तरीके से ब्रांच कैश अकाउंट बनाता होगा, ब्रांच का कैश अकाउंट ब्रांच कैश अकाउंट बनाता होगा।
अच्छा, फिर एक्सपेंस अकाउंट खुद का दिखाता होगा, एक्सपेंस अकाउंट, और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। और क्या बनाता होगा, डेटर अकाउंट, और ये ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, देखो मैंने 7 लेजर्स वो ओपन कर दिए जो मैंने वहां पर लिखा था, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 ओपन, 1 2 3 4 5 हुआ है, 7 लेजर्स मैंने नहीं दिखाए। अच्छा मैंने अच्छा तो यहाँ पर ना एक्चुअली मैंने प्रॉपर नाम अभी यूज नहीं किया, ये तुम लोग को समझाएंगे फिर प्रॉपर नाम यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी हो यहाँ 7 लेजर्स में मैंने फिलहाल ये दिखाए, इससे हम लोग आराम से एंट्रीज को पहले सीखेंगे, फिर वो जो एक्चुअल नाम यूज होता है उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन दिया है कि गुड्स सेंट टू, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस ने गुड्स जो है ब्रांच को सेंड किया, तो एंट्री क्या होना चाहिए। अब ब्रांच का स्टॉक कहाँ दिखेगा, देखो ब्रांच जो सॉरी हेड ऑफिस जो है स्टॉक भेज रहा है किसको, ब्रांच को, तो हेड ऑफिस के पास स्टॉक कहाँ रहेगा, उसका जो ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, उसने जो स्टॉक परचेस किया है, ये सारे स्टॉक को जो है, ये सारे स्टॉक में से कुछ स्टॉक या फिर पूरा स्टॉक जितना वो नेसेसरी समझेगा हेड ऑफिस, वो अपने ब्रांच को भेजेगा। मतलब क्या हो रहा है, इधर से स्टॉक जो है इधर जा रहा है। ठीक है, इधर से स्टॉक इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री कैसे होगा बोल सकते हो, मतलब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ये दोनों अकाउंट से नाम बताना है। जैसे कि देखो हम एक बता रहे हैं, ठीक है, ये देखो ऐसे होगा, ये देखो ब्रांच के पास ये स्टॉक आके पहुंच गया। ठीक है, कौन सा वाला, ये स्टॉक। ठीक है, तो ब्रांच अपने यहाँ पर स्टॉक को ले लिया। ठीक है, कि मेरे पास स्टॉक आ गया। ठीक है, मेरे पास स्टॉक आ गया। अब बोलेगा कैसे, देखो ब्रांच या हेड ऑफिस, देखो कैसे करके एंट्री होगा यहाँ पर, ये अकाउंट हो जाएगा क्या, अगर यहां से स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक अगर आ रहा है, जिसके पास आ रहा है वो स्टॉक को क्या करेगा, डेबिट। ठीक है, और जिसके पास से जा रहा है वो स्टॉक को क्या करेगा, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो हेड ऑफिस एंट्री करता है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि मेरे पास से स्टॉक चला गया क्योंकि मैंने ब्रांच को स्टॉक दिया, तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है। देखो ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट क्या हो जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्टॉक यहां से जा रहा है, यहाँ रिसीव हो रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे करके लिखो। ठीक है, यहां पर लिखो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे लिखेंगे ब्रांच, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसे करके एंट्री होगा। ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अब सेकेंड ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, तुम लोग बताने का कोशिश करना। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, अगर गुड्स रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है, कहां से, ब्रांच से हेड ऑफिस में, मतलब क्या हो रहा है यहां पर, अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करें तो कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आएगा। गुड सेंड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच हेड ऑफिस को गुड सेंड कर रहा है, तो बोलो अब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, बोलो ये रिटर्न हो रहा है, रिटर्न, यहां से यहाँ एरो लगा दिया, बोलो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। हाँ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच सॉरी हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये देखो हेड ऑफिस ट्रेडिंग, मतलब जस्ट इसका रिवर्स एंट्री होगा। ठीक है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर में, कैश सेंट बाय, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। ठीक है,
हेड ऑफिस से ब्रांच में कैश जा रहा है, हेड ऑफिस से ब्रांच में कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट कहाँ है, ये रहा कैश अकाउंट। ठीक है, क्या हो रहा है, हेड ऑफिस से ब्रांच में कैश जा रहा है, तो सीधा बात है यहाँ पर हेड ऑफिस अकाउंट में जो कैश है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है। मैंने ऐसे एरो लगा दिया। अब जो रिसीव कर रहा है वो क्या बोलेगा, वो डेबिट होगा, और जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एंट्री कैसे होगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस कैश। ठीक है, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, ऐसे करके लिखेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन देखो, फोर्थ नंबर में कैश रिटर्न्ड बाय, कैश रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ठीक है, ब्रांच से कैश जो है हेड ऑफिस में रिटर्न हो रहा है, मतलब अभी एरो कैसे लगेगा, अभी एरो ऐसे लगेगा, ब्रांच से कैश इधर आ रहा है। अब बोलो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बोलो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। देखो इसमें भी अगर एंट्री नहीं करेंगे हम लोग तो अकाउंट नहीं ओपन कर पाओगे। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कैश तो रियल अकाउंट है ना, तो उसी प्रोसेस में तो बोलना पड़ेगा, बोलो। रिवर्स एंट्री होगा। हाँ रिवर्स एंट्री होगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा इधर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में ब्रांच सोल्ड गुड्स टू टू इट्स कस्टमर, ब्रांच जो है अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, तो क्या एंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बोलो कौन से अकाउंट को इन्वॉल्व करे, अगर ब्रांच अपना स्टॉक बेच रहा है तो कौन से अकाउंट को ब्रांच के साइड से इन्वॉल्व होना चाहिए, बोलो कौन ब्रांच के साइड से कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अगर ब्रांच जो है क्या कर रहा है, मैंने क्या लिखा है, ब्रांच सोल्ड गुड्स, तो गुड्स सोल्ड करने से कौन सा अकाउंट आता है, तो नॉर्मली गुड्स सोल्ड का एंट्री क्या होता है, बोलो नॉर्मल एंट्री बोलो, स्टॉक सेल का नॉर्मल एंट्री क्या है, सेल का नॉर्मल एंट्री क्या है, कैश टू सेल, कैश टू सेल, या फिर और एक चीज भी तो हो सकता है, डेटर टू सेल। डेटर टू सेल। ठीक है, तो अब बेच कौन रहा है, ब्रांच, तो ब्रांच का कौन सा दो अकाउंट ओपन, कौन सा दो अकाउंट में इंपैक्ट आएगा ये बोलो। अगर ये तो इसको देख के ही बता सकते हो, कौन यहाँ पर नाम अलग अलग है, यहाँ पर सेम नाम मैच करके मुझे बोलो कि कौन से अकाउंट में इंपैक्ट आ रहा है, कौन से अकाउंट में इंपैक्ट आएगा, यहां से देख के बोलो, डेटर की जगह यहाँ कौन सा अकाउंट है, ऑब्वियसली डेटर की जगह ब्रांच डेटर है, कैश की जगह ब्रांच कैश है, बस यही तो है। और सेल करने से कौन सा अकाउंट इंपैक्टफुल होगा, बोलो सेल करने से कौन सा अकाउंट इंपैक्ट होगा, सेल कहाँ लिखते हो, अगर ऐसा अकाउंट ब्रांच है, हाँ
अगर ब्रांच को हटा दे तो नहीं बोल पाओगे ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करेगा। सेल कहाँ लिखते हैं? ऑब्वियसली ट्रेडिंग में लिखते हैं। ये ब्रांच को अगर हटा देते हैं तो चीज है क्या? ऐसा अकाउंट हम लोगों ने कभी नहीं देखा है, हमेशा देखा है यहाँ ट्रेडिंग है, पीएल है, कैश है, एक्सपेंस है, क्योंकि ब्रांच का है। अब ये अकेला इंसान खुद का भी कर रहा है, खुद के ब्रांच का भी कर रहा है, तो अब ये अपने अकाउंट को तो अपना नाम दे देगा, ठीक है, हेड ऑफिस, और ये इसका अकाउंट को ब्रांच का नाम देगा, वो तो उसे देना ही पड़ेगा, नहीं तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? बस इतना ही तो फर्क है। तो ये अकाउंट में इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये देखो, ये काफी सिंपल चीज है, पता नहीं तुम लोग क्यों इतना सोच रहे हो, नॉर्मल सा चीज पूछ रहे हैं हम कि कौन सा अकाउंट इम्पैक्टफुल होगा। तो ये देखो डेटर अकाउंट, अब बोलो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? तो ये तो देखो तुम लोगों ने जो एंट्री बताया उसी से दिख रहा है, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, और ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला डेटर अकाउंट जो है ये मेरा डेबिट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो भी डेबिट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्रांच ट्रेडिंग, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा जो है क्रेडिट होगा, ठीक है, ये मेरा क्रेडिट होगा। तो हम इसको कैसे एरो लगाए? चलो हम ऐसे एरो लगाते हैं, देखो ऐसे करके दिखा देते हैं। अगर मेरा कैश टू सेल हुआ तो वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ऐसे। ये वाले अकाउंट से हम लाइन लगा लेते हैं, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ये वाला अकाउंट। और अगर मेरा क्रेडिट सेल हुआ मतलब डेटर वाला केस, तो ये मेरा ऐसे दिखेगा, ये मेरा ऐसा हो जाएगा, ये मेरा डेबिट होगा और ये मेरा क्रेडिट होगा, ठीक है, ये मेरा क्रेडिट बनेगा। मतलब एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा, देखो एंट्री हो जाएगा ब्रांच डेटर और कैश अकाउंट डेबिट, हम दोनों को कंबाइनली लिख देते हैं, ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे हो। अच्छा, अब सिक्स नंबर में देखो, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर टू ब्रांच। अच्छा, अगर कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर रहा है तो बोलो कौन सा दो अकाउंट इंपैक्टफुल होगा? अगर कस्टमर ब्रांच को जो है रिटर्न कर रहा है तो कौन सा अकाउंट इंपैक्टफुल होगा? बोलो, रिटर्न करने से एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है। तो यहां पर मुझे बोलो कौन से दो अकाउंट इंपैक्टफुल होंगे इस एंट्री के अकॉर्डिंग? बोलो कौन से दो अकाउंट इंपैक्टफुल होंगे? डेटर और ट्रेडिंग। डेटर और ट्रेडिंग, सही बात है, डेटर और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा, और डेटर क्या हो जाएगा? डेटर मेरा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे तुम लोग एंट्री करते वही है, नाम सिर्फ अलग है, तो यहां से इंपैक्टफुल होगा ऐसे करके, ये यहाँ, ठीक है। तो डेटर मेरा हो जाएगा क्रेडिट और ये मेरा हो जाएगा डेबिट, ठीक है, ये मेरा डेबिट हो जाएगा। मतलब ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ नंबर में एंट्री है, कैश सेंट बाय कस्टमर टू ब्रांच, कैश सेंट बाय कस्टमर टू ब्रांच। ब्रांच में ब्रांच के कस्टमर ने पैसा भेजा है, ठीक है, जहां हमारा ब्रांच है वहां पर ब्रांच के कस्टमर ने पैसा भेजा है, मतलब कस्टमर से बेसिकली पैसा मिला है। तो बोलो कस्टमर से पैसा मिलने का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? बोलो कस्टमर से पैसा मिलने का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? कैश टू डेटर। कैश टू डेटर। अच्छा, कैश टू डेटर अगर होता है तो यहाँ कौन सा दो अकाउंट इंपैक्ट होगा? यहाँ कैश की जगह क्या बना हुआ है, डेटर की जगह क्या बना हुआ? ब्रांच डेटर। हाँ, तो फिर हम लोग का ब्रांच कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? ये डेबिट होगा, और ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। इस एंट्री के लिए कैश टू डेटर बन जाए।
मतलब ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। अच्छा, 8th नंबर, बैड डेट बाय ब्रांच डेटर, बैड डेट बाय ब्रांच डेटर। अच्छा, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? तो यहाँ जो अकाउंट है, पहले एंट्री बताओ फिर हम बोलेंगे कि कैसा कौन सा अकाउंट इंपैक्टफुल होगा। पहले बोलो कि अगर मेरा बैड डेट हो जाता है तो मेरा एंट्री क्या होगा। बैड डेट का एंट्री बोलो। बोलो बैड डेट का एंट्री। बैड डेट का एंट्री नहीं पता। बैड डेट टू डेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर के जगह तो मुझे ब्रांच डेटर मिल ही रहा है, ठीक है, डेटर के जगह तो मुझे ब्रांच डेटर मिल ही रहा है, लेकिन मेरे पास कोई बैड डेट अकाउंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा अकाउंट है जो बैड डेट को हम लोग वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग नॉर्मल बैड डेट देखोगे तो बैड डेट टू डेटर होता है, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट बोल के इसे क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली मेरा बैड डेट कैंसिल आउट हो जाता है, मेरा पीएल डेबिट होता है, टू डेटर होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है ये बैड डेट, और डेटर मेरा कम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास पीएल के जगह है ब्रांच पीएल, और डेटर के जगह है मेरे पास सॉरी हाँ, डेटर के जगह है मेरे पास ब्रांच डेटर, ठीक है। तो मुझे कौन से दो अकाउंट में इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई बैड डेट दिखाने का जगह नहीं है। तो बैड डेट को हम पीएल में दिखाएंगे, जैसे तुम लोग पीएल में लिखते हो ना, टू बैड डेट ये वाला, ठीक है। तो हम लोग बैड डेट को कहाँ दिखाएंगे, पीएल में दिखाएंगे, और जो हम लोग का डेटर है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, सिंपल सा बात है। तो ये देखो ब्रांच पीएल हो जाएगा हम लोग का डेबिट, क्योंकि बैड डेट होने से प्रॉफिट कम होता है, लॉस है। और जो हम लोग का ब्रांच डेटर है वो बन जाएगा क्रेडिट, यानी ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। देखो तुम लोग लेकिन बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, हम इतना बोल सकते, क्योंकि ये सब देखो बेसिक एंट्री है, ये आना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर तुम लोग एंट्री नहीं कर पाओगे तो इस चैप्टर को कैसे करोगे। देखो हम तो सिर्फ पढ़ा देंगे, मेरा तो काम है पढ़ाना, लेकिन तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तुम लोग ये मतलब ये अगर हम छोटे छोटे बच्चे को भी पूछे तो वो बैड डेट का एंट्री बताएगा, लेकिन तुम लोग नहीं बता रहे हो। ब्रांच डेटर नहीं बताओगे तो फिर मुझे भी कैसे इंटरेस्ट आएगा, फिर हम सिर्फ बोल के चले जाएंगे और क्या करें। अच्छा, अब 9th नंबर में देखो, 9th नंबर में हो जाएगा बैड डेट रिकवर्ड बाय ब्रांच, बैड डेट रिकवर्ड बाय बैड डेट रिकवर्ड एट ब्रांच। ब्रांच में अगर बैड डेट का रिकवरी हुआ तो एंट्री क्या होगा। देखो हम ये इसीलिए समझा रहे ताकि तुम लोग को याद रहे कैसे करके एंट्री होगा, नहीं तो हम तो सिर्फ लाइन बाय लाइन ये नोट्स भी दिखा देते, लिखवाने का जरूरत ही क्या, लिखने से तो टाइम भी जाता है, ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस हो। लेकिन तुम लोग एफर्ट नहीं दे रहे हो जितना देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बोला है कि ब्रांच बैड डेट रिकवर्ड एट ब्रांच, बैड डेट रिकवर हुआ है तो बैड डेट रिकवर का नॉर्मल एंट्री होता है कैश टू बैड डेट रिकवरी। तो यहाँ कैश के जगह ब्रांच कैश जो है डेबिट होगा, ठीक है, ब्रांच कैश जो है डेबिट होगा। और क्रेडिट कौन होगा, क्योंकि हम लोग बैड डेट रिकवरी को पीएल में दिखाते हैं बाई बैड डेट रिकवरी बोल के, तो ये मेरा डेबिट होना चाहिए, ये मेरा क्रेडिट होना चाहिए। तो ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल हो जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल। 10th नंबर में है डिस्काउंट अलाउड
बाई ब्रांच टू डेटर। अगर डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, ब्रांच अगर अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, तो नॉर्मली डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो डेटर क्रेडिट होगा, तो डेटर तो यहां पर भी क्रेडिट होगा, ठीक है। डेटर यहां पर भी क्रेडिट होगा इस एंट्री के लिए। डेबिट कौन होगा, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, इसको डिस्काउंट को पीएल में दिखाते हैं, तो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट नहीं है, तो हम लोग सीधा पीएल में चले जाएंगे और पीएल में इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो पीएल इसके वजह से डेबिट होता है, क्योंकि अगर हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने से पीएल डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। फिर 11th नंबर, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। अगर अब देखो थोड़ा अलग पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनो। ब्रांच एक्सपेंस जो हेड ऑफिस ने पे किया है, अभी तक तो ब्रांच ब्रांच में ही चल रहा था, ब्रांच एक्सपेंस जो हेड ऑफिस ने पे किया है, तो एंट्री क्या होगा। तो देखो एक्सपेंस अगर ब्रांच का है तो ब्रांच एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही होगा। ब्रांच एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट होगा। ब्रांच एक्सपेंस जो है ये डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट। लेकिन कैश कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश कम होगा। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट बन गया। 11th एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इधर इनवॉइस में सेम तरीके से देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी जब स्टॉक सेंड होगा तो ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट होगा। इनवॉइस वाले केस में भी ब्रांच ट्रेडिंग तो हम लोग का डेबिट होगा ही होगा। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने एक लाइन गैप रखा है, तो तुम लोग को भी रखना है, क्यों रखा है वो हम बताते हैं। देखो मैंने अभी क्या सिखाया कि ये 100 का चीज 100 में जाता है, अगर कॉस्ट प्राइस में होता है तो 100 का चीज 100 में गया तो एंट्री 100 डेबिट 100 क्रेडिट। लेकिन अगर 100 का चीज 110 में हम लोगों ने भेजा, तो देखो मुझे एक चीज बता सकते हो तुम लोग कि अगर 100 का चीज 110 में गया, किसके पास 100 का चीज था, हेड ऑफिस के पास, और ब्रांच के पास वही चीज 110 में जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस स्टॉक को 110 में भेज रहा है। तो मुझे बोलो यहाँ पर कौन सा एंट्री 100 से होगा, कौन सा 110 से होगा। ब्रांच ट्रेडिंग को मुझे क्या लिखना चाहिए, 100 या 110, और हेड ऑफिस ट्रेडिंग को क्या लिखना चाहिए, 100 या 110। अगर हम यही वाला एग्जाम्पल को रख रहे हैं कि हेड ऑफिस 100 का स्टॉक 110 में ब्रांच को भेज रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कहां 100 से एंट्री होगा, कहां 110 से एंट्री होगा, क्या तुम लोग बता सकते हो। ब्रांच ट्रेडिंग 110। ब्रांच ट्रेडिंग 110, हाँ करेक्ट। ब्रांच ट्रेडिंग 110 से एंट्री होगा, ये 100 से होगा। तो इसका मतलब इसको मैच करने के लिए मुझे यहाँ पर 10 रुपीज से कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट क्या होगा, वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एड ऑन करने के वजह से ही तो वैल्यूएशंस में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखो टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। इसका हम थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि तुम लोग को ये बात हाईलाइट रहे, ठीक है। ये हो गया मेरा 110, ये 10 और ये 100, ठीक है। ऐसे एंट्री हो जाएगा। तो अगर इनवॉइस प्राइस में भेजेंगे तो यहाँ एक एक्स्ट्रा मेरा क्रेडिट अकाउंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टॉक रिटर्न हो रहा है तो देखो कैसे एंट्री होगा। जैसे यहाँ पर देखो रिवर्स एंट्री था, यहाँ पर जैसे रिवर्स एंट्री था, ठीक है। यहाँ पर भी रिवर्स एंट्री होगा, और जो टू अनरियलाइज प्रॉफिट है वो अनरियलाइज प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे हेड ऑफिस ट्रेडिंग
अकाउंट डेबिट ब्रांच, सॉरी ब्रांच तो क्रेडिट होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच ट्रेडिंग, टू ब्रांच ट्रेडिंग। मतलब अगर इसको हम वैल्यूज के साथ दिखाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया 110, ये 100 और ये 10, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंट्री यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कैश सेंड कर रहा है, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो क्या इसमें कोई अनरियलाइज प्रॉफिट का बात होगा? नहीं, क्योंकि कैश तो थोड़ी ना कोई लोडिंग लगा के भेजा जाएगा। लोडिंग लगा के तो सिर्फ हम लोग अपने स्टॉक को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? बस इतना ही कंसेप्ट है, ताकि जो हेड ब्रांच है उसको प्रॉफिट का रिवील ना हो कि एक्चुअली कितना कॉस्ट लगा है और हम लोगों ने कितना प्रॉफिट लगा है, ताकि वो अपना एफर्ट जो है वो ज्यादा दे पाए। तो ये एंट्री और यहाँ पर सेम एंट्री होगा, नो चेंजेस। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट। सेम तरीके से ये वाला भी देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ब्रांच जो है रिटर्न कर रहा है कैश हेड ऑफिस को, तो यहाँ भी कोई लोडिंग का बात नहीं है। तो हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुड्स, ब्रांच सोल्ड गुड्स टू इस कस्टमर। ब्रांच अगर अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तो सेम एंट्री होगा, ठीक है। तो ब्रांच अपने प्राइस में, जो सेल प्राइस है उसमें बेचेगा, तो ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग। फिर ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच डेटर सेम होगा। देखो गुड्स रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न जो हुआ है जितने में सेल किया तो उतने में रिटर्न होगा, तो इसमें भी कुछ इनवॉइस नहीं आएगा। इनवॉइस सिर्फ तब आता है लोडिंग, जब लोडिंग लगा के हेड ऑफिस अपना स्टॉक जो है ब्रांच को भेज रहा है। इसके बाद ब्रांच जैसे बेचेगा उसी हिसाब से उसका रिटर्न भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 110 का प्रोडक्ट 115 में बेचा, तो अगर बाई चांस रिटर्न होता है तो 115 से ही एंट्री होगा। तो वही चीज है ब्रांच डेटर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, कैश सेंड बाय कस्टमर, कस्टमर ने ब्रांच को कैश दिया है, तो सेम यही वाला एंट्री होगा। यहाँ भी कोई लोडिंग का बात नहीं है, तो हो जाएगा ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर टू ब्रांच डेटर। और ये देखो यहाँ पर ब्रांच बैड डेप्ट बाय ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर ने बैड डेप्ट किया है, तो फिर क्या होगा, सेम एंट्री ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर। अच्छा, और क्या यहाँ पर देखते हैं, और क्या एंट्री होगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर हुआ तो सेम एंट्री, ठीक है। ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल। अच्छा, अब डिस्काउंट अलाउड हुआ था, तो डिस्काउंट अलाउड होने से क्या होगा, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर सेम एंट्री, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर सेम एंट्री, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कोई इनवॉइस का बात नहीं है। ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करना है। ये तो देखो समझाने के लिए बोला ताकि तुम लोग इजीली ये नाम का मतलब ये नाम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसलिए मैंने ये सब इस तरीके से दिखाया। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है कि हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं, हेड ऑफिस ट्रेडिंग बोल के भी कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है हम लोग को, ये देखो ये जो 7 लेजर्स देखा था ना तुम लोगों ने, 7 लेजर्स हमारा मैच नहीं हो रहा था। एक्चुअली ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग यहाँ पर ब्रांच ट्रेडिंग नहीं बोल के उसको बोला जाता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मतलब हम इस चीज को यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ये देखो स्टार देके, ब्रांच ट्रेडिंग बोल के जो मैंने तुम लोग को लिखवाया है
वो होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट से रिप्लेस, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोल के वो दिखेगा। और जो मैंने तुम लोग को हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया है, उस अकाउंट को इस नाम से हमें रिप्लेस कर देना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर हम पहले ही तुम लोग को ये नाम से लिख के समझाते एंट्री, तो तुम लोग को नहीं समझ में आता, ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेडिंग, मतलब बेसिकली ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस में जो हम लोगों ने ब्रांच ट्रेडिंग लिखा उसको रिप्रेजेंट करता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हमारा हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट को जो है मतलब रिप्रेजेंट करेगा। और हेड ऑफिस कैश हम लोगों ने जहां भी लिखा है उसको हम लोग सिर्फ कैश अकाउंट लिख लेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर चेंजेस करके दिखाते हैं तो देखो चेंजेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट है इसके जगह लिखना पड़ेगा ब्रांच, ये अकाउंट नहीं यूज होगा, इसके जगह यूज होगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है। इसके जगह क्या यूज करना है, ब्रांच स्टॉक, मतलब बेसिकली एक्चुअल एंट्री हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये जो टू वाला लिखा हुआ है इसका नाम हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, ये बनेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर हेड ऑफिस से स्टॉक ब्रांच पे जा रहा है तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन मैंने जैसे सिखाया, अगर तुम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रख के याद करते हो, अच्छा इस ट्रेडिंग अकाउंट से इस ट्रेडिंग में जा रहा है, यानी हेड ऑफिस ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट होगा, लेकिन हम तो ब्रांच ट्रेडिंग यूज नहीं कर सकते, ब्रांच ट्रेडिंग के जगह ब्रांच स्टॉक लिखेंगे। और हेड ऑफिस जब स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होता है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट मुझे यूज करना है, तो इस नाम से तुम लोग को एंट्री मेनली करना पड़ेगा। यहां पर भी ये मेरा हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, और ये जो है हेड ऑफिस ये मेरा हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसको मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल के भी कोई अकाउंट नहीं होगा, इसके जगह यूज करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट। ये देखो मैंने यहाँ पर बोला था ना, ये देखो 7 अकाउंट मिल जाएगा तुम लोग को। स्टॉक ब्रांच स्टॉक दिखा दिया, ठीक है। ब्रांच जो है डेटर एक्सपेंस ये तो एज इट इज रहेगा, पीएल कैश, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिखा दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट भी दिखा दिया। तो जब मैंने समझाने के लिए अकाउंट्स ओपन किए तो तुम लोगों ने देखा कि कितना अकाउंट ओपन हुआ, 1 2 3 4 5, लेकिन टोटल 7 अकाउंट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली जब हम लोग यहाँ पर इनवॉइस वाला भी कर रहे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि इस अकाउंट का नाम हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है, इस अकाउंट का नाम हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। बाकी जो है वैसा ही रहेगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और इनवॉइस के केस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम तरीके से देखो यहाँ पर भी हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट बोल के कोई अकाउंट नहीं होगा, हमें यूज करना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग के जगह गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सेम तरीके से यहां भी क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। यहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट के जगह ब्रांच एडजस्टमेंट। तो जो हम ये एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्ट, जो हम ये ब्लू कलर से लिख रहे हैं यही मेन है, और ब्रांच ट्रेडिंग के जगह यूज करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। अच्छा ब्रांच कैश टू हेड ऑफिस कैश, हेड ऑफिस कैश के जगह यूज करना है ओनली कैश, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस अपने ही बुक्स में अपने नाम को हेड ऑफिस कैश बोल के तो लिखेगा नहीं, इसीलिए हेड ऑफिस कैश के जगह सिर्फ कैश यूज करना है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा, ओनली कैश लिखना है हम लोग को। फिर हेड ऑफिस कैश की जगह लिखना है, जहां भी हेड ऑफिस कैश दिख रहा है कैश, ब्रांच कैश ही रहेगा, ये भी सिर्फ कैश लिखना पड़ेगा। ब्रांच कैश ब्रांच डेटर टू ब्रांच ट्रेडिंग, अगेन ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कुछ नहीं होगा, ब्रांच स्टॉक बोल के, यहाँ भी सेम चीज ब्रांच स्टॉक बोल के होगा। बाकी ये ठीक है, ब्रांच कैश ब्रांच डेटर यूज करते हैं, तो ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कुछ यूज नहीं होगा, ब्रांच स्टॉक बोल के यूज होगा, ब्रांच डेटर अपना रहेगा। और अगेन यहाँ पर भी हम लोग का ब्रांच स्टॉक बोल के यूज करना पड़ेगा। अच्छा फिर ब्रांच कैश जैसा है, ब्रांच डेटर जैसा है वो एज इट इज रहेगा, ये इधर का भी ठीक है, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर ये सब हम लोग यूज करेंगे। देखो हम लोग वही यूज करेंगे जो 7 लेजर्स का नाम हमें सिखाया गया है, ठीक है। तो मैंने ये रिप्लेस
रहा है। और यहाँ पर देखो ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल, ठीक है, तो इधर भी ठीक ही होगा क्योंकि ये और ये सेम एंट्री था, चाहे तो देख लो ब्रांच पीएल ब्रांच डेटर, ये भी ठीक है। ब्रांच एक्सपेंस टू हेड ऑफिस कैश के जगह सिर्फ कैश हमें यूज करना है, ठीक है, हेड ऑफिस कैश नहीं लिखना है, ओनली कैश। और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि किसके जगह क्या यूज करना है, ठीक है। तो ब्रांच ट्रेडिंग के जगह नाम यूज करना है हम लोग को ब्रांच स्टॉक, और हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह यूज करना है गुड सेंड टू ब्रांच, और हेड ऑफिस कैश की जगह यूज करना है कैश। बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक नोट देखते हैं। देखो एक नोट लिखेंगे इसके नीचे, जैसे कि मैंने बोला था एक नोट भी लिखना है, तो नोट लिखो। अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो इसके बाद भी कर सकते हो अगर ये किया है तो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे द डिफरेंस विल अराइज between cash price and invoice price method only when goods are transferred by head office to branch at invoice price, and in case of return from branch to head office, as it includes unrealized प्रॉफिट। बोल रहा है यहाँ जितने भी एंट्री हुए हैं सिर्फ डिफरेंस कहाँ अराइज होता है, कैश प्राइस और इनवॉइस प्राइस मेथड में, ओनली व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, एंड इन केस ऑफ रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस एज इट इंक्लूड्स अनरियलाइज प्रॉफिट। मतलब यहाँ जितने भी जो है ट्रांजैक्शन मैंने दिखाया, अगर तुम लोग देखोगे डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ देखो ये देखो, ये सेम सेम है, ये सारे एंट्रीज, ये दोनों के अलावा, सॉरी, ये दोनों के अलावा फर्स्ट और सेकंड वाले एंट्री के अलावा अगर देखोगे तो सेम एंट्री सेम चेंजेस, सेम एंट्री सेम चेंजेस, कुछ भी अलग नहीं होता है। सिर्फ स्टॉक में जब लोडिंग लगा के भेजा जाता है तो भेजने के टाइम यहाँ पर 3 एंट्री, रिटर्न के टाइम भी 3 एंट्री, यहाँ 2 ही एंट्री होगा बिकॉज ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट। कभी डेबिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज मैंने लिखवा दिया कि डिफरेंस एंट्रीज में कब होगा, ओनली जब इनवॉइस प्राइस का बात आएगा। और एक नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 और फिर नोट 2, नोट 2 में देखो क्या है, द इफेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, the effect of unrealized profit will also be seen in opening stock and closing stock with द ब्रांच, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच में रहेगा, अगर हेड ऑफिस ने स्टॉक को इनवॉइस प्राइस में भेजा था तो ब्रांच के पास जितने भी स्टॉक इकट्ठा हुए हैं वो सारे स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पे ही होंगे, मतलब लोडिंग लगा के ही होगा। अगर स्टॉक बिक गया तो बहुत अच्छा बात है, प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया, लेकिन अगर स्टॉक नहीं बिका और वो स्टॉक एज ए क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, नेक्स्ट जो है एज ए ओपनिंग स्टॉक होने वाला है, तो उसमें भी जो है अनरियलाइज प्रॉफिट का इंपैक्ट दिखेगा, जो हम यहाँ पर नहीं दिखा पाए। क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करके नहीं दिखाया है, ठीक है।
तो जब ये पॉइंट आएगा तो तुम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो मेनली तीन ही जगह पे हो सकता है। एक जब स्टॉक ट्रांसफर होगा, अब वो वाला स्टॉक ट्रांसफर अगर बच जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखेगा, और वही क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ओपनिंग होगा तो उसमें भी दिखेगा। यही चीज बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो और क्या सीखना पड़ेगा हमें। तो एंट्री तो मैंने बता दिया। देखो ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बाकी चैप्टर का बहुत सारा चीज जो है डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट जो मैंने अभी बताया ना, अलग अलग जगह पे हो सकता है, वो हम एक बार समझा देते हैं। देखो इस चीज को, हेड ऑफिस जब स्टॉक को मान लो परचेस किया है कॉस्ट लगा के 100 रुपीज में, मतलब अपने पॉकेट से 100 रुपीज का कैश आउटफ्लो किया, लेकिन इसी स्टॉक को जब ट्रांसफर कर रहा है ब्रांच को तो कितने में कर दिया, 100 में 10 लगा के 110 में कर दिया, ठीक है। ये जो 10 है इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, अब ब्रांच इसे सेल करेगा मान लो कस्टमर इस प्रोडक्ट को, क्योंकि उसको तो सेल करने के लिए दिया गया है। अब मान लो कस्टमर को सेल कर दिया है 120 में, ठीक है। तो प्रॉफिट रियलाइज्ड कितना हुआ, प्रॉफिट रियलाइज्ड अगर ब्रांच से पूछा जाए तो ब्रांच बोलेगा कितना प्रॉफिट कमाया इसने, 120 माइनस 100 यानी 10 रुपीज का। और हेड ऑफिस से पूछा जाए तो हेड ऑफिस बोलेगा 120 माइनस 100 यानी 20 रुपीज का, ठीक है। अब तो फिर कौन सा प्रॉफिट हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि दो प्रॉफिट दिख रहा है, एक 10 और एक 20, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो कौन सा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होने का मतलब अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना, ठीक है। तो प्रूडेंस नेचर जो है, जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया है एएस में, ठीक है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट या जो भी प्रूडेंस प्रिंसिपल है वो हमें क्या बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है कि प्रॉफिट को तभी रिकॉग्नाइज करो ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जब हम लोग इसे रियलाइज्ड कर पा रहे हैं, मतलब हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो पीएल में उसे हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं, मतलब सेल करने के बाद जितना प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा वो हम लोग पूरा का पूरा पीएल में दिखा सकते हैं। लेकिन ये 10 रुपीज को हम लोग जो है अनरियलाइज प्रॉफिट ही लिखेंगे, रियलाइज नहीं। मतलब देखो ये जो 10 लगा के भेजा गया है, ये 10 रुपीज का प्रॉफिट जो है ये अनरियलाइज्ड है, लेकिन ये जो 10 रुपीज है ये रियलाइज्ड है, और हेड ऑफिस की तरफ से 20 रियलाइज्ड है अगर सेल हो गया है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पूरा एक समरी बना देते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट का इंपैक्ट हमें कैसे दिखाना है। अनरियलाइज प्रॉफिट इफेक्ट, पहला, when head office transfer stock to branch at इनवॉइस प्राइस, ठीक है। जब हेड ऑफिस स्टॉक ट्रांसफर करता है ब्रांच में इनवॉइस प्राइस में, तब अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट और कब आता है, ब्रांच रिटर्न स्टॉक टू हेड ऑफिस प्रीवियसली सेंट at इनवॉइस प्राइस बाय ब्रांच।
ब्रांच ने सॉरी बाय हेड ऑफिस ने पहले जो स्टॉक भेजा था, अगर वो इनवॉइस में भेजा था, तो ब्रांच जब उस स्टॉक को रिटर्न करेगा तब भी अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट आएगा, जो कि तुम लोगों ने ये दो एंट्री में देखा। अनरियलाइज प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग हुआ जब रिसीव हुआ, और जब मतलब ट्रांसफर हुआ, मतलब रिटर्न किया हेड ऑफिस को ब्रांच ने, तब भी उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, और दो जगह पे आएगा। और कहाँ कहाँ आएगा? पहला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक ऑफ branch if transfer at invoice price by हेड ऑफिस। पहले अगर हेड ऑफिस ने इनवॉइस प्राइस में स्टॉक भेज रखा था और वो स्टॉक नहीं बिका, बच गया, तो उस स्टॉक में जो है वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड तौर पे रहेगा, तो तब भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच if stock transfer at invoice price by हेड ऑफिस। क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई स्टॉक रह गया, वो ऐसा स्टॉक है जो ब्रांच के पास आया था हेड ऑफिस के थ्रू से, और हेड ऑफिस ने उस स्टॉक में इनवॉइस यानी कि लोडिंग लगाया था, तो उसमें भी इंपैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो जो 4 पॉइंट मैंने बोला, यहाँ पर जो मैंने तुम लोग को लिखा, इफेक्ट कहाँ का आएगा, मैंने पूरे चीज का समरी करके यहाँ पर लिखवा दिया। 4 जगह पे अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा। स्टॉक को इनवॉइस प्राइस में रिसीव करते वक्त, वही इनवॉइस प्राइस वाला स्टॉक रिटर्न करते वक्त उसमें से कोई स्टॉक रह जाता है ऑन दैट मोमेंट क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे, और वही क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड होता है तो ओपनिंग स्टॉक के तौर पे। लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट को कभी भी हम लोग पीएल में नहीं दिखा सकते, उसको हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के यानी अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एंट्री को डेबिट क्रेडिट इक्वल करने के लिए। बट ये प्रॉफिट कभी भी रियलाइज नहीं है, ओनली ऑन दैट मोमेंट रियलाइज है जब हम लोग इसे सेल कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो ही रियलाइज है। जैसे यहां से जो 10 लगा के गया, ये 10 रुपीज को कभी भी हम लोग प्रॉफिट में बाई जीपी बोल के नहीं दिखा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बेचने के बाद जो प्रॉफिट रियलाइज होगा उसको हम लोग जरूर दिखा सकते हैं। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बना है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसी के एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। उसका हम लेजर का फॉर्मेट दिखा देते हैं एक बार, वो देखने में कैसे होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर रहेगा बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व मतलब वही अनरियलाइज प्रॉफिट, एक ही बात है। स्टॉक रिजर्व का मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट आइटम होता है, तो उसका ओपनिंग इधर आएगा। ठीक है, और उसका अगर क्लोजिंग हुआ तो इधर आएगा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, और अगर ब्रांच के पास हेड ऑफिस से स्टॉक आया जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट था, तो ये हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर, और इधर हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न। अच्छा, ये दो पोस्टिंग हम और भी अच्छे से समझा देते हैं, ये और ये कैसे आए। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट आइटम होता है, तो प्रॉफिट का ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, ये दो समझा देते हैं। ये दो देखो कुछ भी नहीं, तुम लोगों ने यहाँ जो एंट्री लिखा है ना उसी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एंट्री क्या लिखा गया है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। ये एंट्री क्या बना है, ब्रांच स्टॉक डेबिट, मतलब रियल में जो बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट। ठीक है, टू गुड सेंड टू ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर,
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, क्या गलत हो गया, ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट, ओ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये क्रेडिट था ना, मैंने देखो दोनों को ही ना गलती से डेबिट कर दिया। रुको एक सेकंड हम दिखा देते हैं, ये टू था, ये टू ब्रांच एडजस्टमेंट है, हम फिर से ठीक से लिख देते हैं। ब्रांच स्टॉक है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट है और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच है। ठीक है, अब हम लोग बना रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उसमें लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, ठीक है वही तो कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के होगा, क्योंकि इस एंट्री को अगर स्प्लिट करते हो तो ये कैसे बनता है, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। और कैसे बनता है, और ऐसे बनेगा ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसको ही तो कंबाइन करके ऐसे लिखा गया होगा। तो अब यहाँ पर जब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई ब्रांच स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर बाई ब्रांच स्टॉक आ जाएगा। सेम तरीके से अगर इसके बाद रिटर्न, ये ट्रांसफर वाला है इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर T/F यानी ट्रांसफर के लिए लिखा है, और जब रिटर्न होगा तो यही एंट्री कैसे देखने में होता है, जब रिटर्न होगा तो यही एंट्री कुछ ऐसे बन जाएगा, ये एंट्री बनेगा ऐसे, ये देखो ब्रांच स्टॉक डेबिट ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, बाई, ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू, ऐसे हुआ ना, ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, देख लेते एक बार, डेबिट डेबिट, हाँ, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये देखो टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, अच्छा ये वाला लिखना पड़ेगा, सॉरी, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये रिटर्न वाला एंट्री, ठीक है। एक बार फिर से देख ले, एक बार फिर से देख लेते हैं, सही मैंने दिखा है क्योंकि इसमें रेक्टिफाइड किया हुआ है ना इसके साथ, वो तो क्या हो रहा है कभी कभी देखने में गलत हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। ये डेबिट, हाँ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मुझे लिखना है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी रिटर्न वाले केस में, ठीक है, रिटर्न वाले मतलब मेरा स्प्लिटेड एंट्री क्या होगा, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो देखो जब स्टॉक रिसीव होगा तो एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा, पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक जो है अनरियलाइज प्रॉफिट वाला है तो उसका अमाउंट, अभी नया कोई स्टॉक रिसीव हुआ जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका अमाउंट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, और यहाँ पर जो रिटर्न होगा उसका अमाउंट, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में जो रह जाएगा उसका अमाउंट आएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा अब देखो और एक चीज तुम लोग को हम सीक्वेंस में लिखवा देते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट कब क्लोज होगा, ठीक है, कौन से सीक्वेंस में क्लोज होगा, तो वो चीज एक बार लिख लो। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्लोज होगा ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर अकाउंट को क्लोज करना है, फिर सेकेंड नंबर पे क्लोज होगा ब्रांच स्टॉक, थर्ड नंबर पे क्लोज होगा ब्रांच, सेकेंड नंबर पे ब्रांच स्टॉक, अच्छा थर्ड नंबर पे क्लोज होगा, एक सेकेंड, थर्ड नंबर पे ब्रांच पीएल, गुड सेंड टू ब्रांच, हाँ ऐसे ही होना चाहिए, एक मिनट रुको, हाँ पहले ब्रांच डेटर ही होना चाहिए, ठीक है, एक बार लिख लो सीक्वेंस, ब्रांच डेटर फिर ब्रांच स्टॉक फिर ब्रांच कैश, फोर्थ नंबर पे ब्रांच एडजस्टमेंट, फिफ्थ नंबर पे ब्रांच पीएल, सिक्स्थ नंबर पे गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ऐसे करके अकाउंट हमारा
क्लोज होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग को अपना अकाउंट जो है क्लोज करना पड़ेगा। मैंने एक बार सीक्वेंस लिखवा दिया, लेकिन सीक्वेंस ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, जब कोई क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, इसके आगे नहीं समझ में आएगा। अच्छा, तो आज ना हम पूरा और कुछ क्वेश्चन नहीं करवा रहे, क्योंकि सबसे पहले तुम लोग का टास्क होना चाहिए कि तुम लोग इस एंट्री को जो है समझ पाओ। अगर एंट्री नहीं समझ पाओगे, मतलब एंट्री को अगर खुद से एक बार गो थ्रू नहीं करोगे, तो हम तो लेजर करवाते जाएंगे, फिर गड़बड़ होगा। मेरे हिसाब से हम इतना ही बोलेंगे कि आज जो भी एंट्री सीखा इसको अगर पहले अच्छे से कर लेते हो, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड का, जो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और उसको करने के लिए सिर्फ ये नॉलेज तुम लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तुम लोग खुद से अगर एक एक ट्रांजैक्शन को लिख के कॉपी में खुद ही अपने आप लिखोगे तो बिल्कुल दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आज हम और क्वेश्चन नहीं करवा रहे, क्वेश्चन फ्रेशली हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, इसीलिए आज हम इतना ही करवा रहे, ठीक है, और नहीं करवा रहे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।